डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 इंसानी आर्गन सिस्टम्स के मुख्तसर सवालात हम कवर कर चुके हैं और आज हम इस चैप्टर के अहम नुकात डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मुंह, एसोफेगस, मैदा, छोटी और बड़ी आंत, जिगर और पेंक्रियाज इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अज्जा हैं। यानी इंसान के जिस्म में जितने भी सिस्टम काम करते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हर सिस्टम में जिस्म के चंद आर्गन होते हैं जो मिलकर एक ही काम करते हैं, उसे हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। तो जो जिस्म के हिस्से मिलकर हमारी खुराक को हज़म करते हैं उनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उनमें कौन से हिस्से शामिल हैं? मुंह, एसोफेगस, मैदा, छोटी और बड़ी आंत यानी छोटी आंत भी और बड़ी आंत दोनों, और जिगर और पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का मैं आपको बताता चलूँ, ये वही चीज़ है, जिस्म का वही हिस्सा है, वही आर्गन है जो शुगर के मरीज़ों को, यानी अगर पेंक्रियाज से ही काम ना करे तो इंसान शुगर का मरीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ का मरीज़ हो जाता है। और पेंक्रियाज ठीक हो तो इंसान का शुगर लेवल, ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंसान का नॉर्मल रहता है। पॉइंट नंबर 2, डाइजेशन खुराक को सादा शक्ल में तब्दील करने का अमल है। ये अमल अहम ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने में हमारे जिस्म की मदद करता है। यानी जब हम खुराक खाते हैं, खुराक के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सी चीज़ें जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। जब हम उस खुराक को खाते हैं वो हमारे मैदे में जाके वो खुराक छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, हज़म हो जाती है। मैदे के अंदर तेज़ाब होता है जो उस चीज़ को हज़म कर देता है, चीज़ को गला सड़ा के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। इतना तेज़ वो तेज़ाब होता है कि अगर आप उसमें, कहते हैं कि ब्लेड भी अगर डाल दिया जाए, लोहे का ब्लेड, वो ब्लेड को भी हज़म कर देगा। फिर कहते हैं ये अमल अहम ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने में हमारे जिस्म की मदद करता है। यानी इस खुराक में जो ताकत होती है, जो उसमें विटामिन्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, उनको हासिल करने में हमारे जिस्म की मदद करता है। तो डाइजेशन का अमल इसीलिए होता है, खुराक अगर हज़म ना हो तो खुराक के अंदर जितने प्रोटीन्स होते हैं, जो खुराक के अंदर क़ुव्वत होती है, ताकत होती है, एनर्जी होती है, जो हासिल करने के लिए हम खुराक खाते हैं, चीज़ों को खाते हैं, वो हमारे जिस्म को हासिल नहीं होंगी। तो डाइजेशन का अमल अल्लाह ताला ने ये निज़ाम इसीलिए बनाया है कि हम जो भी चीज़ खाएंगे उस चीज़ का, उसकी पावर, उसकी ताकत हमारे जिस्म को हासिल होगी। नंबर 3, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ हिस्से ऐसे कीमियाई मादे खारिज करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स मुंह में, प्रोटीन्स मैदा में और फैट्स को सादा मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। ये मुरक्कबात फिर खून में जज़ब हो जाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ हिस्से ऐसे कीमियाई मादे खारिज करते हैं, ख़ास तौर पे पेंक्रियाज और इसके अलावा जिगर और मैदा। ये ऐसे मादे खारिज करते हैं जो उस खुराक को हज़म भी करते हैं और उसको हमारे खून में शामिल करते हैं। जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे खून को, तो खुराक के ज़रिए जो ऑक्सीजन हमें हासिल होती है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए जो ऑक्सीजन हम जिस्म में लेके जाते हैं, वो खून में शामिल होती है। बाकी खुराक में जितनी भी प्रोटीन्स और विटामिन्स, मिनरल्स, जितनी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं। नंबर 4, डायरिया यानी पेचश, कब्ज़, अल्सर, अफारा वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम की आम खराबियाँ हैं। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा मैदा अगर सही काम नहीं करेगा तो उससे हमें क्या हो सकता है? हमें डायरिया हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, अल्सर हो सकता है, अफारा हो सकता है। इस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद है डायरिया किसी इन्फेक्शन आलूदा खुराक खाने या किसी दवाई के रद्द अमल का बायस हो सकता है। यानी डायरिया किस वजह से हो सकता है? किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो, उससे हमें डायरिया हो सकता है। या हम आलूदा खुराक खाते हैं, या यह भी हो सकता है कि खुराक आलूदा ना हो लेकिन हमारे हाथ आलूदा हों। इसीलिए इस्लाम में हुक्म दिया गया है कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं। हम हाथ धोए बगैर
अगर खाना खाएंगे तो जो हमारे हाथ पे जरासीम होंगे वो खाने के साथ हमारे पेट में जाके वो डायरिया का और मुख्तलिफ मसाइल का बायस बन सकते हैं, या किसी दवाई के रद्द अमल के बायस। कोई ना कोई मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो रिएक्शन कर जाती हैं, तो रिएक्शन के नतीजे में भी इंसान को डायरिया हो सकता है। बार बार हाथ धोना और खाना पकाने से पहले सब्जियों और फलों का धोना डायरिया से बचाव में मददगार हो सकता है। यानी हम बार बार हाथ धोएं। इसके अलावा हमने खाना खाना है या खाना पकाना है या सब्जियां पकाने से पहले या फल खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए और दिन में बार बार हाथ धोने चाहिए। डायरिया से बचाव में मददगार हो सकता है। यानी अगर हमारे हाथ साफ़ सुथरे होंगे तो हम डायरिया से बच सकते हैं। कम फाइबर वाली खुराक खाने, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और वाफिर मिकदार में पानी ना पीने के बायस कब्ज़ हो सकती है। हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ खुराकों में इनकी मिकदार मुख्तलिफ़ होती है। कुछ खुराकें ऐसी होती हैं जिनमें आयरन ज़्यादा होती है, कुछ में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, किसी में फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं। मुख्तलिफ़ खुराकों में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो अगर हम ऐसी खुराक खाएंगे जिसमें फ़ाइबर की मिकदार कम हो, फ़ाइबर, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं गूगल में कि हमारी कौन कौन सी खुराक ऐसी सब्जियां या फल हैं जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है और किन फल या सब्जियों में फ़ाइबर की मिकदार कम है। तो अगर हम कम फ़ाइबर वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे हमें कब्ज़ हो सकती है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है, तो इंसान वर्जिश करना इंसान ने छोड़ दिया। सबसे पहले लोग पैदल चलते थे, इंसान का जिस्म हर वक्त वर्जिश की हालत में रहता था, तो लोग फिट रहते थे, लोगों को बीमारियां और इन चीज़ों से लोग दूर होते थे। उसके बाद साइकिल ईजाद हुई, लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। साइकिल भी अच्छी वर्जिश है, साइकिल चलाना चाहिए। आजकल फिर लोग दोबारा, यानी अमीर लोग जो गाड़ियों पे और यहाँ तक कि जहाज़ों तक आके, तो वो लोग दोबारा वापस साइकिल पे जाना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें कदर हो चुकी है, उन्हें पता चल गया है कि जो वर्जिश है, इंसान चाहे जितनी तरक्की कर जाए, टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो जाए, वर्जिश के बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। और सबसे बेहतरीन वर्जिश 3-4 वर्जिशें हैं, यानी पैदल चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग वगैरह या दौड़ना, यह सारी बेहतरीन वर्जिश है। तो अगर हम वर्जिश नहीं करेंगे, हमारा जिस्मानी सरगर्मी की कमी होगी, यानी हम सारा दिन बैठे रहेंगे या सारा दिन लेटे रहेंगे, या हमारी रूटीन इस तरह की है कि हम पैदल नहीं चलते या बहुत कम पैदल चलते हैं, तो उससे हमारी खुराक सही तरह हज़म नहीं होती और उससे हमें कब्ज़ हो सकती है। वाफिर मिकदार में पानी ना पीने के बायस, यानी अगर हम पानी कम पिएंगे, हमारे जिस्म को जितने पानी की ज़रूरत है उससे हम कम पानी पिएंगे, तो उससे पानी की कमी हो सकती है जिस्म में और उससे हमें कब्ज़ हो सकती है। हमें आम तौर पे दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने चाहिए। इससे कम पानी अगर हम पिएंगे, ख़ास तौर पे गर्मियों में पसीना आने से पानी ज़ाय होता है जिस्म का पानी। सर्दियों में चलो पसीना नहीं आता, पानी की कमी नहीं होती जिस्म में, लेकिन गर्मियों में कम से कम 8 गिलास रोज़ाना पीने चाहिए। तो इससे हम कब्ज़ से बच सकते हैं। कब्ज़ भी डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बीमारी है। फिर है जी, हम फाइबर से भरपूर खुराक खाकर, ज़्यादा मिकदार में पानी पीकर और बाकायदगी से वर्जिश करके कब्ज़ से बच सकते हैं। वही बात है कि कब्ज़ होने की जो वजूहात बयान की गई, अगर इन्हीं बातों का हम ख्याल रखें, जो वजूहात बयान की गई हैं, इनसे हम बचने की कोशिश करें, तो फिर हम कब्ज़ से भी बच सकते हैं। जैसे कम फाइबर वाली खुराक खाने से अगर कब्ज़ हो सकती है, तो हम ज़्यादा फाइबर वाली खुराक खाकर कब्ज़ से बच सकते हैं। जिस्मानी सरगर्मी की कमी से अगर कब्ज़ हो सकती है तो वर्जिश करके हम बच सकते हैं। इसी तरह ज़्यादा पानी पीकर भी हम कब्ज़ से बच सकते हैं। उसके बाद है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एनर्जी पैदा करने में मदद देता है, जिसे हम अपनी सरगर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का निज़ाम। हम जो सांस लेते हैं, सांस लेकर जो हवा हम अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ये हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से ये खून में शामिल होती है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में होती है, जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, वो जब हम सांस वापस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस खारिज हो जाती है।
तो वो जो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, उससे हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, जिससे हम काम करते हैं, हमारे जिस्म को ताकत मिलती है, हम काम करने के काबिल होते हैं। जैसा कि अगर आप अंदाज़ा करें कि आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं तो आपको गर्मी कम महसूस होगी, लेकिन उसी वक्त अगर बहुत सारे लोग उस कमरे में आके बैठ जाएं तो यकदम उस कमरे का दर्जा हरारत आपको ज़्यादा महसूस होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी और घुटन आपको होने लगेगी। वो इसीलिए कि हमारा जिस्म रेस्पिरेशन की वजह से जो एनर्जी खारिज कर रहा होता है, यूँ समझो कि थोड़ी थोड़ी हीट हमारे जिस्म से खारिज हो रही होती है। जब हम अकेले बैठे होते हैं तो जो हीट हमारे जिस्म से निकलती है वो क्योंकि पूरे कमरे में फैल जाती है तो हमें इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हर बंदे के जिस्म से थोड़ी थोड़ी हीट खारिज हो रही होती है, जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए एनर्जी खारिज कर रहा होता है, तो उससे कमरा पूरा हीट अप हो जाता है। उसके बाद है सांस लेना और जलना मिलते जुलते अमल हैं, अलबत्ता सांस लेने के दौरान एनर्जी का इखराज बहुत सुस्त रवि से होता है। सांस लेना और जलना मिलते जुलते अमल हैं। मिलते जुलते इस तरह है कि इन दोनों के दौरान एनर्जी खारिज होती है, सांस लेने के दौरान एनर्जी का इखराज बहुत सुस्त रवि से होता है, यानी स्लोली, यानी सांस जब हम लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो जिक्र किया है, तो उससे एनर्जी खारिज होती है, लेकिन बहुत कम मिकदार में खारिज होती है, बहुत कम। लेकिन आग जलने से एनर्जी बहुत तेज़ी से और ज़्यादा मिकदार में खारिज होती है। इसलिए अगर आग के करीब आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको तपिश इसीलिए महसूस होती है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा खारिज हो रही होती है। फिर है नज़ला, इन्फ्लुएंज़ा, नमूनिया, तपदेक, फेफड़ों का कैंसर वगैरह रेस्पिरेटरी सिस्टम की चंद आम खराबियाँ। नज़ला, इन्फ्लुएंज़ा, नमूनिया, तपदेक, फेफड़ों का कैंसर, यानी ये सारी वो बीमारियां जो सांस लेने के मुतालिक हैं, फेफड़ों से मुतालिक। नज़ला आप देख लें, इन्फ्लुएंज़ा, नमूनिया, ये ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को होता है नमूनिया, और दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की अमवात, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, नमूनिया से ही उनकी डेथ होती है। उसके बाद तपदेक, ये एक बुखार टाइप, यानी बुखार की एक किस्म है। फेफड़ों का कैंसर वगैरह रेस्पिरेटरी सिस्टम की खराबियाँ हैं, यानी इनमें से जो भी बीमारी आपको होगी, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबियाँ पढ़ी हैं पहले, यानी डायरिया या पेचश या कब्ज़, एल्सर, अफारा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबियाँ थीं। तो इसी तरह नज़ला, इन्फ्लुएंज़ा, नमूनिया, तपदेक, फेफड़ों का कैंसर वगैरह ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की खराबियाँ हैं। उसके बाद हम फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करके और बाकायदगी से वर्जिश करके अपने फेफड़ों को सेहतमंद रख सकते हैं। फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करके और बाकायदगी से वर्जिश करके, यानी जब हम वर्जिश करेंगे तो हमारा सांस फूलेगा, हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे, उससे हमारे फेफड़ों की वर्जिश होगी। यानी एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी चीज़ का आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो वो चीज़ यानी मफलूज हो जाती है, वो फिर काम के काबिल ही नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं कि जो सांप होते हैं, तो पहले सांपों की टांगें हुआ करती थीं, लेकिन ये जब किसी चीज़ का शिकार करने लगते थे, किसी परिंदे का या किसी चीज़ का, तो ये टांगों को छोड़ देते थे और ज़मीन पे रेंगते हुए, जैसे आजकल सांप रेंगते हुए चलते हैं, इसी तरह ये रेंगते हुए जाते थे, चीज़ का शिकार करते थे। तो फिर इन्होंने महसूस किया कि अगर हम इसी तरह रेंगना ही शुरू कर दें, टांगों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, तो हमारे लिए शिकार करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इन्होंने टांगों का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया और हर वक्त, यानी इन्होंने चाहे शिकार करना है या नहीं करना, ये रेंग के ही चलते थे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी टांगें कमज़ोर होती गईं। फिर जो इनकी आने वाली नस्लें थीं उनमें भी टांगें कमज़ोर हुईं, यहाँ तक के होते होते बिल्कुल टांगें ख़त्म हो गई इनकी। तो इसी तरह जिस चीज़ का भी आप इस्तेमाल कम करेंगे या इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, वो चीज़ काम की ही नहीं रहेगी, वो फिर उससे आप काम लेना भी चाहेंगे तो आप नहीं ले सकेंगे। जैसे अब जो लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, तो वो बाएं हाथ से क्यों नहीं लिख सकते? इसीलिए कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, कभी बाएं हाथ से उन्होंने लिखने का काम ही नहीं लिया। आज ही अगर वो दाएं हाथ से लिखना छोड़ दें और बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दें, तो कुछ अरसे के बाद वो बाएं हाथ से रवानी से लिखने लगेंगे और हो सकता है फिर दाएं हाथ से लिखने में उनको मुश्किल पेश आए।
तो जिस चीज़ से आप ज़्यादा काम लेंगे, जिस चीज़ को आप एक्टिव रखेंगे, वो चीज़ उतनी ही आपके लिए यानी एक्टिव रहेगी, हर वक्त आपके इस्तेमाल के काबिल रहेगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल छोड़ देंगे तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी। तो इसी तरह अगर फेफड़ों को हम वर्जिश नहीं करेंगे फेफड़ों की, तो फेफड़े आहिस्ता आहिस्ता वो मफलूज हो जाएंगे, वो काम करना छोड़ देंगे। तो जब हम वर्जिश करते हैं, हमारा सांस फूलता है, हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, तो फेफड़ों की वर्जिश होती है। फेफड़ों के अंदर अगर जो एल्वियोलाई होते हैं उनमें अगर कोई बलगम या कोई इस तरह की चीज़ होगी, तो जब हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे तो वो चीज़ निकल जाएगी और नालियाँ वगैरह साफ़ हो जाएंगी और हम रवानी से सांस ले सकेंगे। तो इस तरह हम फल और सब्जियां इस्तेमाल करके और बाकायदगी से वर्जिश करके अपने फेफड़ों को सेहतमंद रख सकते हैं। तो ये अहम नुकात हैं। इसके बाद हम MCQs डिस्कस करते हैं। MCQs से पहले ये खाली जगह है। खुराक को तोड़ने का अमल क्या कहलाता है? खुराक को तोड़ने का अमल डाइजेशन कहलाता है, यानी कि निज़ाम इनहज़ाम, चीज़ों को हज़म करने का निज़ाम। खुराक को तोड़ने का अमल डाइजेशन कहलाता है, डाइजेशन। नंबर 2, उज़लाती सुकड़ाव जो खुराक को आगे चलाता है वो क्या कहलाता है? पेरिस्टालसिस। हमारी जो खुराक की नाली है ये एक लचकदार फ्लेक्सिबल किस्म की नाली होती है, जिसमें जब खुराक जाती है तो ये लहरों की तरह, जैसे पानी की लहरें होती हैं उस तरह ये लहरों की तरह हरकत करता है, जिसके नतीजे में हमारी खुराक नीचे से नीचे चली जाती है, ऊपर की तरफ से, यानी कि लहर की एक शक्ल बनाता है, तो जो हमारी खुराक होती है वो नीचे चली जाती है। तो इस तरह इसका सिकुड़ना और फैलना, लहरें बनाने के लिए जब सिकुड़ता है, फैलता है, तो इस अमल को कहा जाता है पेरिस्टालसिस, यानी कि खुराक को नीचे धकेलने का अमल। नंबर 3, फेफड़ों में अंगूर के गुच्छे की मानंद पतली दीवारों वाले नन्हे मुन्ने गुब्बारे। हमारे फेफड़ों के अंदर जहाँ तक हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों के अंदर जहाँ जाती है वहाँ बिल्कुल एंड पे छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, जिनकी शक्ल ऐसे होती है जैसे अंगूर के गुच्छे हों। यूँ समझो कि गुब्बारों के गुच्छे होते हैं। वहाँ तक हमारी ये हवा जाती है जब हम सांस अंदर खींचते हैं। इन गुब्बारों के ऊपर, एल्वियोलाई के ऊपर, खून की बारीक बारीक नालियाँ इनके ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। जाल जो समझो बुना हुआ होता है इनके ऊपर, जिसको, जिन नालियों को कैपिलरीज कहा जाता है। तो ये जो सांस हम लेते हैं ये हवा वहाँ से एल्वियोलाई से कैपिलरीज में शामिल हो जाती है और वहाँ से ये ऑक्सीजन, हवा की ऑक्सीजन खून में शामिल होती है, जैसे हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, हमारा जिस्म काम करता है। तो फेफड़ों में अंगूर के गुच्छे की मानंद पतली दीवारों वाले नन्हे मुन्ने गुब्बारे, ये एल्वियोलाई कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे सीने के पेंदे में गुंबद नुमा मसल। सीने के पेंदे में गुंबद नुमा मसल वो क्या कहलाता है? डायाफ्राम कहलाता है, डायाफ्राम। यानी हमारी जो पसलियां हैं, पसलियां ऊपर से ये सारी जुड़ी हुई हैं, आपस में मिली हुई हैं, लेकिन दरमियान में अगर आप पेट के थोड़ा सा ऊपर करके आप हाथ लगा के चेक करें तो ये मुड़ जाती हैं पसलियां। दाएं तरफ वाली इधर मुड़ जाती हैं पीछे, दाएं तरफ, बाएं तरफ वाली इधर मुड़ जाती हैं। तो ये दरमियान में जो गुंबद सा बनता है, गुंबद ऐसे तिकोन की शक्ल बनती है, इस जगह को कहा जाता है डायाफ्राम। सीने के पेंदे में, पेंदा यानी नीचे का हिस्सा, यानी गिलास है, गिलास का ऊपर मुंह होता है, नीचे जो साइड गिलास की बंद होती है उसी को पेंदा कहा जाता है, नीचे वाली साइड। उसके बाद हवा को फेफड़ों के अंदर ले जाने और खारिज करने का अमल। हवा को फेफड़ों के अंदर ले जाने और खारिज करने का अमल रेस्पिरेशन कहलाता है। और इस पूरे निज़ाम को, पूरे सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी सांस लेने का निज़ाम। सांस लेने के लिए हम हवा को, ऑक्सीजन को ले जाते हैं जिस्म के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह इस अमल को रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो ऑक्सीजन हम निकालते हैं ये पौधे इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं इसको पौधे इस्तेमाल करते हैं, और जो पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम पौधों के लिए ज़रूरी हैं।
पौधे हमारे बगैर नहीं रह सकते, हम पौधों के बगैर नहीं रह सकते। उसके बाद नंबर 2, सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। वो जगह जहां हज़म शुदा खुराक जज़ब होती है, हज़म शुदा खुराक जज़ब होती है, उस जगह को क्या कहते हैं? हज़म शुदा खुराक जज़ब होती है जी छोटी आंत में। एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। छोटी आंत असल में बड़ी होती है और बड़ी आंत असल में छोटी होती है। छोटी आंत की लंबाई 21 या 22 फुट लंबाई होती है उसकी लंबाई में, बड़ी आंत से वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कम होती है, लेकिन असल में छोटी आंत को छोटी इसलिए कहा जाता है कि इसका डायामीटर कम होता है, यानी ये गोलाई में कम होती है, पतली होती है। और जो बड़ी आंत होती है उसका डायामीटर ज़्यादा होता है, वो खुली होती है, बड़ी होती है, यानी दायरे की शक्ल में उसका दायरा बड़ा होता है, गोलाई ज़्यादा होती है। लंबाई में छोटी आंत ज़्यादा लंबी होती है, बड़ी आंत कम लंबी होती है। बड़ी आंत जो समझो छोटी सी होती है और छोटी आंत बहुत लंबी 22 फुट या 21 फुट लंबी होती है। तो असल में फ़र्क है इनका, जो इनको छोटी आंत और बड़ी आंत कहा जाता है, इनके डायामीटर का फ़र्क है, इनकी जो गोलाई है उसका फ़र्क है। छोटी आंत की गोलाई कम और बड़ी आंत की गोलाई ज़्यादा होती है। तो छोटी आंत में हमारी हज़म शुदा खुराक जज़ब होती है। नंबर 2, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा सिकुड़ता और नीचे की तरफ हरकत करता है जब हम सांस अंदर ले जाते हैं? हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा सिकुड़ता और नीचे की तरफ हरकत करता है जब हम सांस अंदर ले जाते हैं? जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं उस वक्त डायाफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की तरफ हरकत करता है। डायाफ्राम क्या है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे सीने के पैंदे में गुंबद नुमा मसल डायाफ्राम कहलाता है। नंबर 3, हवा नामदार, साफ़ और गर्म होती है। हवा नामदार, साफ़ और गर्म होती है, कहाँ होती है? नाक में होती है। नाक, हम जो सांस लेते हैं, अगर हम मुंह बंद करके सांस लेंगे, नाक के ज़रिए सांस लेंगे, तो नाक का क्या मकसद है? नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। वो क्यों होते हैं? कि जहाँ से हवा नामदार होकर, यानी अगर खुश्क भी है हवा तो उसमें नमी शामिल हो जाएगी, नामदार होकर, साफ़ होकर, ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ये धूल मिट्टी वगैरह को अपने ऊपर रोक लेते हैं और हमारे जिस्म के अंदर सिर्फ साफ़ हवा आ जाती है। हवा नामदार, साफ़ और गर्म होती है नाक में। नंबर 4, एक बड़ा मसल जो सीने और पेट को जुदा करता है और सांस लेने में मदद करता है। सीने और पेट को जुदा करता है, यानी अगर आप पेट पे हाथ लगाएं और हाथ अपना सीने की तरफ लेके जाएं, सबसे पहले दरमियान में आपका हाथ जिस चीज़ से टकराता है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम यानी पसलियाँ जहाँ से अलहदा अलहदा होती हैं, दाएं तरफ वाली पसलियाँ दाएं तरफ चली जाती हैं, बाएं तरफ वाली बाएं तरफ चली जाती हैं। दरमियान में जो गुंबद बनता है, तिकोन बनती है, जहाँ से जिस पॉइंट से पसलियाँ आपकी अलहदा अलहदा हो रही हैं, वो एरिया, वो जगह, वो इलाका, वो हिस्सा, वो आर्गन कहलाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम बड़ा मसल जो सीने और पेट को जुदा करता है और सांस लेने में मदद करता है। मसल यानी बहुत सारे टिश्यू मिलकर मसल बनाते हैं। नंबर 5, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की हतमी डाइजेशन के लिए रतूबत कौन पैदा करता है? प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की हतमी डाइजेशन यानी फाइनल तौर पे उनको हज़म करने के लिए, बिल्कुल उनके हाजमे का जो आखिरी मरहला है, आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेज है, वहाँ पे रतूबत यानी नमी जो पानी आप समझ लें, कौन पैदा करता है? वो करता है जी पेंक्रियाज। इसको उर्दू में कहते हैं लबलबा, यानी पेंक्रियाज फिर वही चीज़ है, मैंने पहले आपको बताया कि ये जो शुगर के मरीज़ों को अगर इनका पेंक्रियाज काम ना करे तो लोग शुगर के मरीज़ हो जाते हैं। अगर पेंक्रियाज ठीक हो तो शुगर का कोई मसला नहीं होता, इंसान की शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है। तो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की हतमी डाइजेशन के लिए रतूबत कौन पैदा करता है? पेंक्रियाज। नंबर 6, पेरिस्टालसिस का उलट अमल है। पेरिस्टालसिस हम पढ़ चुके हैं
कि ये जो हम खुराक खाते हैं वो खुराक की नाली में से खुराक नीचे आती है। खुराक की नाली लहरदार हरकत इस्तेमाल करती है जो पेरिस्टाल्टिक हरकत कहलाती हैं, और उससे हमारी खुराक मुंह से खुराक की नाली में से गुजर के मैदे में पहुंच जाती है। तो इसका उलट अमल क्या होगा कि खुराक अगर मैदे से वापस चल पड़े, मैदे से वापस खुराक की नाली में से गुजर कर मुंह की तरफ आ जाए, मुंह से बाहर खारिज हो जाए, तो ये पेरिस्टालसिस का उलट अमल होगा। तो इसको कहते हैं कै आना या वोमिटिंग। तो ये पेरिस्टालसिस का उलट अमल है, कै आना। तो चारों एमसीक्यूज़ में से हम सिर्फ जो एमसीक्यूज़ में से जो ठीक होगा, दुरुस्त जवाब होगा, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। जो बाकी 3 गलत होंगे वो नहीं पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात ये कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम पेपर हल करने लगते हैं, तो जो 4 जवाब होते हैं चारों हमारे जहन में आ जाते हैं, फिर ये कन्फ्यूजन रहती है, समझ नहीं आती कि इनमें से ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है। तो जो दुरुस्त जवाब है उसी को हम डिस्कस करेंगे, वही पढ़ेंगे, ताकि जब हम पेपर हल करने बैठें या कहीं पे भी हम टेस्ट देने लगें या ज़बानी सुनाने लगें, तो जो दुरुस्त जवाब होगा वही सिर्फ हमारे जहन में रहेगा। बाकी ना हमने पढ़े होंगे जो गलत हैं। जब गलत हैं तो पढ़ के क्या करना, और ना हम पढ़ेंगे, ना हमारे जहन में होंगे, और ना हमारे लिए कोई मसला होगा। उसके बाद तफसीली सवालात हैं, कुछ मुख्तसर भी हैं जो ज़्यादातर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तफसीली सवाल हैं, इनका मैं कोशिश करूँगा कि ये भी आपको कवर करा दूँ। बहरहाल अगर हमने इतने सारे मुख्तसर सवाल बना के पूरे चैप्टर में से, यानी एक एक लाइन में से अभी हमने 2-2 सवाल भी बना के लिखे हैं, तो वो सारे भी अगर आप याद कर लें तो ये जो तफसीली हैं इनको याद करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर ज़बानी सवाल, छोटे मुख्तसर सवाल अगर आपने याद कर लिए हैं ज़बानी, तो ये तफसीली आप लिख लेंगे। तो इनको हम स्किप करते हैं। आखिरी सवाल है डायग्राम लेबल करें। लेबल करने का मतलब होता है कि जो डायग्राम बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है, शक्ल बनी हुई है, इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं उन चीज़ों के नाम लिखें। यानी जो जो चीज़ें इसमें शो की गई हैं आप उन चीज़ों के नाम लिखें कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। जैसे ये सामने तस्वीर है, तो इसमें हम ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लाइन ऊपर ऊपर लगी हुई है ये कहाँ जाके ख़त्म होती है, किस चीज़ के ऊपर ख़त्म होती है, ताकि हम उसी चीज़ का नाम बताएं। तो ये आप देखेंगे तो ये दांतों के ऊपर ये लाइन लगी हुई है, शुरू होती है और दांतों पे जाके ख़त्म होती है। तो इससे हमें पता चला कि ये दांत है। उसके बाद नीचे वाली लाइन ज़बान पे है तो ज़बान लिखेंगे। फिर एसोफेगस है, एसोफेगस ये जो सांस की नाली होती है। और उसके बाद जिगर है लेफ़्ट साइड पे, जिगर, ये हमारा जिगर है। ये असल में इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम ही दिखाया हुआ है। दांतों से पहले हम खुराक को चबाते हैं, ज़बान जो होती है, ज़बान ये पीछे हलक की तरफ धकेल देती है इसको, खुराक को, फिर वो एसोफेगस में से गुज़र के और मैदा में जाती है। तो जिगर और पेंक्रियाज और ये सारे मिल जुल के उस खुराक को जो समझो निचोड़ लेते हैं, उसमें जितनी चीज़ें होती हैं वो निकाल लेते हैं, और बिल्कुल खाली उसका जो वेस्ट होता है तो वो बच जाता है आखिर पे। तो जिगर है। उसके बाद ये फिर जिगर के नीचे ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज, लबलबा, पेंक्रियाज। जिगर और पेंक्रियाज के दरमियान में राइट साइड पे ये मैदा है। मैदा जे शक्ल का होता है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जे की शक्ल का होता है मैदा। मैदा के नीचे आप देख सकते हैं कि छोटी आंत है। छोटी आंत दरमियान में नज़र आ रही है, और बड़ी आंत इसके लेफ़्ट साइड पे ऊपर और राइट साइड पे नज़र आ रही है। तो यहीं से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़ी आंत लंबाई में छोटी है, लेकिन वैसे साइज़ में, गोलाई में, डायामीटर में ज़्यादा है। जो छोटी आंत है वो लंबाई में ज़्यादा है, लंबाई में बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये गोलाई में छोटी होती है, डायामीटर कम होता है। उसके बाद नीचे एनस है, जहाँ से यानी आप खुराक जो खाते हैं वो मुंह से आप डालते हैं तो आपके पूरे जिस्म में से होती हुई आखिर पे वो एनस में से खारिज हो जाती है। जब आप मुंह में डालते हैं खुराक, उस वक्त वो ताकत से, तवानाई से, विटामिन, मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। लेकिन जब वो पूरे जिस्म में से गुज़र के जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ उस चीज़ की कमी को पूरा करते हुए और बिल्कुल आखिर पे वेस्ट हो के, यानी बिल्कुल खाली हो के, उसमें कोई चीज़ मज़ीद बाकी नहीं रहती, तो एनस में से बाहर खारिज हो जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। जितने मैंने मुख्तसर सवाल बना के आपको लिखाए थे वो आपने नोट कर लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। आज जो मशक हल की है इसको भी याद करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाने का कोई और तरीका अगर आपके जहन में है, ऐसे आपको समझ नहीं आ रही या मज़ीद आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे आपको समझ आए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे चैप्टर के मुख्तसर सवालात के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।